ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने यहाँ तक एक्सक्यूज मी, हमने यहाँ तक देख लिया था ना, ये टेबल हमने डिस्कस कर ली थी कल। और यस सर। इसमें ये चीज क्लियर हो गई थी ना, जो एक्सेप्शन था यहाँ पे, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, तो अब हम ये वाला पॉइंट, अगला पॉइंट देखो पढ़ना चालू करते हैं। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, है ना। सिंपल सी बात ये है कि जो नोबल गैसेस है उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, राइट। तो द इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आज? यस सर। हाँ, तो यस सर। नोबल गैसेस में क्या रहता है कि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑलरेडी फुलफिल्ड है। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो वो अगले ऑर्बिट में, मतलब अगले नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब अगले ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा फिर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट। सही कह रहा हूँ? बोलो भाई, सही कह रहा हूँ ना? यस सर। यस तो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होना चाहिए, है ना। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव में बहुत हाई होना चाहिए। तो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब पॉजिटिव में बहुत हाई। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज है जो कि नोबल गैसेस के लिए, सबके लिए क्या है, पॉजिटिव है। क्या ये आपको समझ में आ गया लॉजिकली? यस सर। देख लो आराम से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखना है। दिस इज सेकंड एक्सेप्शन, है ना, पर्टेनिंग टू नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं थर्ड की। देखो यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज लेस। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इन्होंने रिपीट कर दिया है इस पॉइंट को, है ना, जो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन और फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, मतलब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में रिलेशन। इन्होंने यही चीज दोबारा समझाई है। देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन और सल्फर क्लोरीन, है ना, तो इन्होंने वही समझाया कि सिग्निफिकेंट रिपल्शन होता है जब आप छोटे एटम के ऑर्बिट में ऐड करते हो। जैसा कल हमने देखा था, ऑक्सीजन के एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो सिग्निफिकेंट रिपल्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये रिपीटेड है ना, इसी पॉइंट का। ठीक है, तो यस सर। इसको आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, मतलब जब आप खुद पढ़ोगे तो इस पॉइंट को स्किप कर देना, राइट। अगले पॉइंट पे आता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, बताओ? सर फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स, है ना। फर्स्ट ग्रुप होते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जो कि होते हैं कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। लिथियम, यस सर। दొరికిందా గడ్డి सोडियम, एक सेकेंड म्यूट कर लो यार। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, एंड सो ऑन। ये जो है ये एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं सेकेंड ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सी मेटल्स आते हैं, बेरिलियम, एक सेकेंड, बेरिलियम, बोरॉन। कैल्शियम, नहीं नहीं, वो तो सेकंड पीरियड में आते हैं जो तुम बोल रही हो। अपन सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, है ना। तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन मेटल्स को, सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इनकी सर मैग्नीशियम ऊपर आएगा ना? हाँ सही कह रहे हो, मैंने जल्दबाजी में उल्टा लिख दिया।
मैग्नीशियम ऊपर आएगा, राइट। तो देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कहा जा रहा है कि वो पॉजिटिव है, राइट। डेल्टा डेल्टा एच ई जी इनकी क्या होती है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, सोच के बताओ मुझे, मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार खुद लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों होना चाहिए। डेल्टा एच ई जी इन मेटल्स की पॉजिटिव क्यों आ रही होगी। क्या पोटेंशियल रीजन या क्या पोटेंशियल लॉजिक हो सकता है इस ऑब्जर्वेशन के पीछे। किसी को स्ट्राइक कर रहा है। सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब थोड़ा सा एग्जैक्टली बोलो, तुम कहना क्या चाह रहे हो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। See, the point is this scenario is similar to the noble gases one which we dealt earlier. Noble gases में क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड होता है ना। जैसे आप नियॉन की बात करोगे, नियॉन की, तो नियॉन में 2,8 पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम कहते हैं कि इसका नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है ना, स्टेबल है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक करना नहीं चाहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को नहीं ऐड करना चाहेगा। इसका मतलब नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत कम होगी, है ना। सेम बात यहाँ पर है। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सेकेंड ग्रुप में आ रहे हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट, इलेक्ट्रॉनिक यस कॉन्फ़िगरेशन। सर। तो अब यहाँ पे देखो बात ये है कि ये जो 3s सबशेल है ये फुली फिल्ड है ना, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो 3p में आएगा। सही कह रहा हूं ना। तो Yes, sir. अभी जो है मैग्नीशियम बहुत स्टेबल सिचुएशन में है ना। मैग्नीशियम के साथ अभी खास बात क्या है कि इट इज हाईली स्टेबल, है ना, हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है मैग्नीशियम की। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो वो आएगा 3p में, नेक्स्ट सबशेल में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s2 3p1, जो कि हो जाएगा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा जैसा इसमें था नोबल गैस में, पहले ये स्टेबल था, बाद में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है। सेम यहाँ पर है मैग्नीशियम में। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी नहीं होगी। सही कह रहा हूँ क्या। Yes, sir. तो अब ये क्योंकि सेम ग्रुप में है ना, और ग्रुप में हमने देखा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो सेम टाइप का रहता है। ठीक है, तो इसमें भी जो आउटर मोस्ट एस सबशेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इनमें तीनों में सब में आउटर मोस्ट एस सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो सबका आउटर मोस्ट एस सबशेल फुली फिल्ड होगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन पी में आएगा, जिसके कारण वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको कि इन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है नॉर्मल से। सबको ये लॉजिक क्लियर हुआ, बताओ। यस सर। तो Yes, ठीक है, sir. अब देखो, अब हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी लेस, है ना। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड अगर बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत कम होगी, जिसकी बात अभी अपन कर ही रहे थे। या कई बार ये वैल्यूज पॉजिटिव भी होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कई बार पॉजिटिव भी होती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, राइट। और Yes, इलेक्ट्रॉन sir. एफिनिटी नेगेटिव है, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नहीं है। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए यही एक्सेप्शन है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव होती है तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, नहीं तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है ना। उसका रीजन इन्होंने आगे समझाया है,
क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल में ऐड होने की कोशिश करता है। मतलब s ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है ही पहले से, अब उसी में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करता है, जिसके के कारण एटम को अनस्टेबिलिटी मिलती है। क्या ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया? Yes, sir. देखो अगले स्टेटमेंट पे आते हैं हम। उसके बाद इन्होंने ये समझाया है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है ना, बिकॉज देयर इज हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये तो खैर इन्होंने फिर से ध्यान से देखना, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये इन्होंने फिर से इसी पॉइंट को रिपीट कर दिया है ना। नाइट्रोजन भी अगेन सेकेंड पीरियड में आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, कल हमने डिस्कस किया था। वही सेम बात इन्होंने यहाँ पे दोबारा लिख दी, मतलब तीसरी बार लिख दी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में आता है, जो कि ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। ये बात समझ में आई? अब देखो ये जो पॉइंट है ये डिफरेंट किस एस्पेक्ट पे है वो मैं बता देता हूँ, है ना। नाइट्रोजन की इन्होंने वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं है। देखो इनका ये कहना है कि ये बात तो सही है कि जो सेकेंड पीरियड है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका क्या रीजन है? देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से समझना। तो शायद हाफ फील्ड होता है तो हाँ स्टेबिलिटी ज्यादा बिल्कुल होती बिल्कुल सही कहा तुमने, वही पॉइंट है। ये जो हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की, है ना, और थर्ड पीरियड की, राइट, जो हमने कल बात की थी उसी को हम दोबारा देख रहे हैं। तो कल हमने ये समझा था कि जो सेकेंड पीरियड के एटम्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, है ना, फिर जैसे कि ऑक्सीजन और जैसे कि फ्लोरीन, है ना, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वैसे तो लॉजिकली नीचे से ऊपर जाने पे नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन। तो लॉजिकली देखा जाए तो नीचे से ऊपर जाने पे साइज जो है वो कम होते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इससे कम हो जाती है। ये तो हमने कल डिस्कस किया था, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. अब हो इसमें सकता इन्होंने ये तो चलो अपन को क्लियर है कि सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है नॉर्मल से, लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन की बहुत कम हो जाती है ना। अब उसका पर्टिकुलर लॉजिक क्या है? देखो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मैं नाइट्रोजन के एक लेफ्ट साइड वाला एटम भी लेता हूं। नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में आता है कार्बन, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, है ना। तो देखो अब मैं ये चीज आपको पीरियड की हेल्प से समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव करते हैं, है ना, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज कम होता है, ठीक है। तो साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉजिकली तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। सही कह रहा हूं ना? Yes, sir. है ना, लॉजिकली अभी तक हमें हमारे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया कि लॉजिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन शुड बी लेफ्ट साइड में बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन से कम होना चाहिए, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, है ना। एक्सेप्शन क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है, 7। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3। 2p3। सही कह रहा हूँ? Yes.
तो अब देखो यहाँ पे जो पी सब शेल है, पी सब शेल आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, है ना, क्योंकि जब आप पी का डायग्राम बनाओगे तो पी का डायग्राम आपको किस तरह से दिखेगा, ये आपको 3 डब्बे दिखेंगे पी के, है ना, और तीनों डब्बों में आपको क्या दिखेगा, एक एक क्या दिखेगा बताओ, एक एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो है, ये जो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, है ना। और अपन ने ये बात पढ़ी है कि जहां जहां भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होते हैं वहां वहां पर एक्सेप्शंस आते हैं, है ना। हाईली हाईली एक सेकेंड, हाईली स्टेबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, देयरफॉर सो लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये बात है किसके लिए सही है, ये बात नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसका जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ब्रेक हो जाएगा फिर, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, राइट। यस सर। तो इस Yes, रीजन sir. से क्या होता है कि नॉर्मली तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस रीजन के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, तो इतनी कम हो जाती है कि वो कार्बन से भी कम हो जाती है ना। तो सर लॉजिक, तो इस टाइप हाँ बोलो एक्सेप्शंस बोलो। और भी जगह आएंगे ना जहाँ स्टेबिलिटी होगी, हाफ फिल्ड, पी ऑर्बिटल। मतलब ये यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ना, यस सर। इस वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वाले ग्रुप से कम होगी, जो कि लॉजिकली ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज हर जगह होगी ना, अगर इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका भी हाफ फील्ड होगा, क्योंकि एक ग्रुप में यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिमिलर ही रहता यस सर। है ना। तो जो मतलब ये जो पूरा ग्रुप है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लॉजिकली इस ग्रुप से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शनली इस रीजन के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस ग्रुप की कम हो जाएगी इस ग्रुप से, समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन से होना चाहिए था कम, किस बेसिस पे, लॉजिकली, है ना, ये चीज लॉजिकली होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली क्या होता है ना, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कार्बन इज एक्चुअली ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ये कैसे हो रहा है, ये एक्सेप्शनली हो रहा है, एक्सेप्शनली रीजन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, सर। बोलो। Yes, sir. सर फिर 14th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन 15th ग्रुप के, वो भी लिख सकते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म करके। हाँ बिल्कुल, आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि जो 14th ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 15th ग्रुप से ज्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 14th ग्रुप, दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ नीचे, बताओ, जो मैं नीचे टाइप कर रहा हूँ दिख रहा है ना सबको, यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 15th, एक सेकेंड यार ये नीचे चला गया ज्यादा, 15th ग्रुप, है ना, ये आप इसको कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको हाईलाइट कर लेना, सारे एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है जहां जहां भी आते हैं, राइट। तो अब मैं वापस प्रोजेक्ट करता हूँ शीट, सर 1 मिनट। लो। हो गया क्या,
यस सर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इस पॉइंट को पढ़ के देख लो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, और देख लो किसी को डाउट हो तो पूछ लो किसी वर्ड में। क्लियर है? यस सर। तो देखो अब आगे के जो फैक्टर्स हैं ये इन्होंने समरी लिखी है ना, कि ये बातें खैर अपन को पता है पहले से, कि जब एटम का साइज बढ़ते जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते जाएगी, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस को दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने में, अगर बाहर वाला ऑर्बिट दूर हो गया तो साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन खींचने में उतनी दिक्कत होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर न्यूक्लियर चार्ज का तो सीधा सा लॉजिक है कि भाई न्यूक्लियस पे चार्ज इतना ज्यादा होगा, वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को उतना अच्छे से ढक रहा है। ये देखो इस पॉइंट में थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। लॉजिकली जब तक सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या रिलेशन होना चाहिए। ये जैसे आपका न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने की बात कर रहे हो, तो होता ये है, हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की है। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब ढकने वाला इफेक्ट, की जो बाहर बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इफेक्ट से ढकते हैं, कवर करते हैं। क्या ये बात आपको याद आ रही है? यस सर। तो सीधी सी बात यह है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मतलब ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा कवर अप करेंगे, जितना ज्यादा इसको ढक लेंगे, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना कम फील होगा, है ना। मतलब न्यूक्लियस को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में खींचने में दिक्कत होगी ना, क्योंकि ये बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को अपना फोर्स लगाने ही नहीं दे रहे हैं बाहर के ऑर्बिट पे। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो इसका मतलब यस क्या सर। हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में उतनी दिक्कत होगी, मतलब एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम हो जाएगी, विच मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, शाबाश। तो और अब अपन लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट भी अपन ने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, जहां जहां भी एक्सेप्शन आ रहे थे वो इसी पॉइंट पे थे। ये पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इसमें क्या लिखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इज कंपैरेटिवली मोर एंड द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू सच अ सिस्टम इज डिफिकल्ट। तो इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। दोनों केस के अपन ने एग्जांपल देखे हैं ना। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के अपने कौन से एग्जांपल देखे? नोबल गैस, नोबल गैस एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है बहुत, है ना। यस और हाफ फील्ड का कौन सा एग्जांपल देखा अभी हमने? ये नाइट्रोजन वाला, सर। ठीक है। तो ये तो खैर बात सही है ही कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो ऐसे एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। शाबाश। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बात की थी, क्या कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर है वो हम कितने डिफरेंस के लिए देखते हैं? याद है किसी को? किसी को याद है? याद आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में, है ना। अगर दो एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तब हम उन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस फैक्टर से कंसीडर करते हैं, है ना। नहीं तो हम कैसे देखते हैं? नहीं तो हम नॉर्मली देखते हैं। याद है ना, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखा है अपन ने।
Yes, sir. पेज पलटा के देखो, रूल्स टू डिसाइड आयोनाइजेशन एनर्जी, जहां पे अपन ने लिखा है उसमें अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मतलब अपन ने उसमें 0th पॉइंट लिखा है कि एक्सेप्शंस पे ध्यान दो। उसके बाद अपन ने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ के देखो सब लोग कॉपी में। Yes, स्टेबल sir. स्टेबल Consecutive हाँ, at स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। याद है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो सेम पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड है ना? तो मेरे को एक बार उसके पॉइंट्स बता दो, तो मैं उसी में चेंज करके अब इसके पॉइंट्स को लिखवा दूंगा। तो कोई भी एक मेरे को डिक्टेट कर दो। The atoms being compared एक सेकंड, हाँ बोलो। द एटम्स are exceptions or not. आर एक्सेप्शंस और नॉट, है ना? ये फर्स्ट पॉइंट हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखा था, आर एक्सेप्शंस और नॉट। तो जिन एटम को हमें कंपेयर करना है वो एक्सेप्शंस है कि नहीं, ये पॉइंट तो इसमें भी सेम रहेगा, उसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि हमेशा आपको एक्सेप्शंस को पहले देखना होता है। नमामि सेकंड पॉइंट बोलो। If two atoms हाँ, to be compared differs by टू बी कंपेयर्ड, ये जो दूसरा टू है ये अंग्रेजी वाला टू है ना, मैं इसको चेंज कर ही देता हूँ, रुको। इफ टू एटम्स टू बी कंपेयर्ड, हाँ, डिफर्स बाय one electron, हाँ, first we will consider फर्स्ट वी, आप लोग भी लिखते जाओ साथ में, फर्स्ट वी विल कंसिडर electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, कुछ और भी था इसमें सेकेंड पॉइंट में? No, sir. तो ये देखो सेकेंड पॉइंट भी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम रहेगा कि जो जिन दो एटम को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर उनमें एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर से कंसीडर करोगे, कंपेयर करोगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था नाइट्रोजन वाले ग्रुप में और कार्बन वाले ग्रुप में, है ना? लॉजिकली क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर से देख लिया। ठीक है, ध्यान देना, अगर कोई आपसे ये पूछे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी कि कम होगी, तो ये अपन नॉर्मल लॉजिक से बताएंगे, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ गया। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. या और इसको एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे कार्बन के पहले आता है बोरॉन, तो आपको ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए लॉजिकली, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली तो फिर से वही बात है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से भी कम होना चाहिए क्या? तो नहीं, बोरॉन से कम नहीं होगी। बोरॉन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हम नॉर्मल ऑर्डर ही लगाएंगे, क्योंकि बोरॉन और नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम स्टेबल इलेक्ट्रॉन वाले पॉइंट से इन दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियरली समझ आ रही है? तो सर नाइट्रोजन का कंपैरिजन उसके केवल एडजेसेंट वालों से होगा, ऑक्सीजन और कार्बन से। मतलब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर हम तभी देखते हैं जब 2 एटम के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो। ठीक है नवामी, क्लियर हुआ? यस सर, यस। हाँ, अगला पॉइंट बताओ मुझे। If first point becomes invalid, I mean यहाँ सर सेकंड पॉइंट, वो उसमें 0 लिखा था हमने। If अच्छा, second point becomes invalid, हाँ समझ गया मैं, एक सेकंड में। if second point becomes invalid, then size हाँ, is considered. then Then size size bracket में normal scenario is considered. size bracket में normal scenario is considered, है ना? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये अगेन हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी लिखा था, इफ सेकंड पॉइंट बिकम्स इनवैलिड, अगर ये वाला पॉइंट इनवैलिड होता है तो आप नॉर्मली साइज से देख लो, फिर जैसा हम यहाँ पे भी कर रहे थे, है ना? जैसे बाकी केसेस में तो हम साइज से ही देख रहे हैं ना, जो नॉर्मल ऑर्डर हम बना रहे हैं, राइट? और बताओ। If third point becomes invalid, हाँ,
penetration effect will be considered. The third point becomes invalid. पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट का रोल नहीं है ना, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद इतने ही पॉइंट हो गए ना, और तो कुछ था नहीं। Yes, so इतने ही थे। हाँ ठीक है, तो इसका उसमें हेडिंग क्या डाली थी अपन ने? Conclusions of ionization energy. Conclusions of electron gain enthalpy, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, अपन ने इसलिए लैंग्वेज एकदम सेम लिखी है, सेम टाइप सेम पैटर्न पे लिखी है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, है ना। आप दोनों फिनोमिनन को एक साथ याद रख सको, क्योंकि दोनों फिनोमिनन का डायरेक्शन बस अपोजिट है, बाकी लॉजिक तो सेम है, ठीक है। तो अब जो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, उनको हम लिख लेते हैं अलग से एक बार, ठीक है। एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस में भैया पहला एक्सेप्शन क्या था? हमेशा आपको सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चेक करना है कि कहीं एक्सेप्शन तो नहीं है, राइट। तो पहला एक्सेप्शन क्या था? देखो पहला एक्सेप्शन जो था वो था कि ये नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाला, है ना। तो पहला एक्सेप्शन क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पे, है ना, ऊपर से नीचे जाने पे साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, मतलब सेकेंड पीरियड की ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सेकेंड पीरियड की कम होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड। ये हो गया अपना पहला एक्सेप्शन, है ना। फिर दूसरा क्या था? नोबल गैस वाला, है ना। नोबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस की नेगेटिव होती है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। सही कह रहा हूं? ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया। Yes, sir. और थर्ड जो ये वाला एक्सेप्शन किसके बेसिस पे हो गया? फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। थर्ड याद रखना, हाफ फील्ड के बेसिस पे। कौन सा था? ये वाला, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 14th ग्रुप की 15th ग्रुप से क्या होती है? ज्यादा होती है ना। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ये ठीक है। और लास्ट एक्सेप्शन कौन सा बच रहा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चौथा। क्या बात थी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब जो सेकेंड ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है और कई बार पॉजिटिव भी हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज वेरी लो एंड समटाइम्स नेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी, राइट। हमने जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में लिखा है, कंफ्यूज मत होना, है ना। शीट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में लिखा था इसलिए वहां पे पॉजिटिव लिखा था, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। Yes. समझ में आ गया? तो ये चारों एक्सेप्शंस है। आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपना दिमाग ले जाना एक्सेप्शंस पे कि क्या ये एक्सेप्शनल केसेस में से किसी में तो नहीं है, ठीक है। अगर ये एक्सेप्शनल केस में नहीं है तो फिर आगे का तो आपको पता ही है, राइट। ओके सर। तो ये थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात। ये दोनों टॉपिक मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जो तीसरा टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
ठीक है, तो इनमें से दो तो हमने पढ़ लिए। ये क्वेश्चन करो। आज आवाज सुनने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, राइट? नो सर, कल से तो बहुत सर आज क्लियर है। वो एक्चुअली मुझे समझ में आ गया, वो मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन में कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़े टाइम सही चलता है, उसके बाद वो अपनी असलियत दिखा देता है, उसमें आवाज क्रैक करने लगती है थोड़े टाइम बाद। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग जब तक। अभी आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तो मैं लोकेशंस बता देता हूँ। नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, और नाइट्रोजन के बगल में आता है ऑक्सीजन, इसके नीचे आता है सल्फर। इन 4 एटम्स की बात हो रही है। ये है 15th ग्रुप नाइट्रोजन, और ये है 16th ग्रुप ऑक्सीजन। सर नाइट्रोजन हाँ, के सबसे कम, देन फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर। सल्फर है ना, शाबाश। देखो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, वही सबसे पहले हम एक्सेप्शंस चेक करेंगे। तो एक्सेप्शंस में जो है नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड से ज्यादा होती है ना। तो देखो ये सेकंड पीरियड है, राइट, और ये थर्ड पीरियड है। तो जो सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थर्ड पीरियड से ज्यादा होगी, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान देना। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। सर कम होगी। क्या इलेक्ट्रॉन, हाँ सेकंड पीरियड की कम होगी, है ना। तो देखो हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म से बताना है विथ नेगेटिव साइन। तो ठीक है, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से कम होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी, है ना। तो नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होगी क्योंकि ये हमने एक्सेप्शन में लिखा है। तो सिमिलरली ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी। दोनों का लॉजिक सेम है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो बताओ। सर। ठीक है, अब देखो ये तो अपना ये इंडिविजुअल रिलेशन आ गया। अब हम अक्रॉस द पीरियड देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना। इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो इसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर एप्लीकेबल हो सकता है। तो जब आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर कंसीडर करोगे तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या होगी, कम होगी, राइट। सही कह रहा हूं ना। यस सर। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होगी, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम हो गई, फिर नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम है और ऑक्सीजन की सल्फर से कम है। अब आप फास्फोरस सल्फर में देखो, तो फास्फोरस जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है वैसे ही फास्फोरस की सल्फर से कम हो गई, है ना। वैसे ही फास्फोरस की सल्फर से कम होगी। तो क्या हम इन चारों रिलेशंस को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि सबसे कम नाइट्रोजन की होगी, फिर फास्फोरस की होगी, है ना, फिर ऑक्सीजन की होगी और फिर सल्फर की होगी। बोल सकते हैं क्या, बताओ। यस सर। है ना, देखो सारे फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, फास्फोरस की सल्फर से कम है। सही है ना।
किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? इन चारों रिजल्ट को हमने कंबाइन करके ये रिजल्ट लिख दिया। नो ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why do halogens have high negative electron gain enthalpies? इसका तो हम देख ही चुके हैं, है ना। हेलोजेंस की हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होती है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई क्यों होती है? क्योंकि उनको जैसे ही उनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींचते हैं। सही है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। ओ एक्स ओ वाई वाला क्वेश्चन है ये जो एक्स वाई और जेड है ये ऊपर है पावर में, है ना। ये एक्स वाई और जेड पावर में है, ठीक है। मतलब जो एक्स वाई और जेड है वो चार्ज है एक्चुअली, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, एक्स वाई एंड जेड जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या क्या है, 0, -1 और -2। मतलब थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीजन पे 0 चार्ज, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। बताओ भैया किसकी होना चाहिए लॉजिकली? बोलो बोलो, सिंपल है भाई, सर ये तो जीरो की बहुत मैक्सिमम। का है। व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? सर भाई नॉर्मली सर उसके मतलब सर आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना, तो रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो आप इस सिचुएशन को, ये नॉर्मल एटम और ये आयंस एनायंस, इनको कंपेयर करोगे तो यार ये जो एनायंस है इन पे तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं ना, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन को खींच के बैठा है ना, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने में तो कितनी यस सर। दिक्कत होगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होते जाएगा ना। यस सर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, इसकी। यस सर। और इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके अगर चार्ज ऐसा कर देते तो क्या होता? अब क्या होगा? अब बताओ। सर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, राइट। अब भाई जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी नेगेटिव चार्ज को खींचने की, तो ये ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी। सही कह रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। शाबाश। तो वही है, इसमें वही यही चीज उन्होंने यहाँ लैंग्वेज में लिखी है, देखो। न्यूट्रल एटम, being neutral atom oxygen will have high electron affinity as there is electrostatic repulsion between additional electron and negative ion, है ना, नेगेटिव आयन। और अगर और वो नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए O- और O2- की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल, है ना, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह के क्वेश्चन हमने आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक में भी किए थे। क्वेश्चंस का पैटर्न करने का सेम है, बस टर्म्स थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करो। आई गैस प्लस आई माइनस गैस, ये जो है ये एरो है ना, रिएक्शन वाला जो एरो होता है ना, गिव्स आई माइनस। मतलब आप लोग इसको सोच लो बस कैसे करना है, फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस पाथ बना लो क्वेश्चन का कि कौन सी वैल्यू को उठा के कहाँ से कहाँ रखोगे।
इसमें क्वेश्चन मैंने पूरा शायद कॉपी नहीं किया। क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ आयोडीन इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ आयोडीन इन किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल यूनिट में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोडीन की बताना है। आयोडीन की मतलब आयोडीन गैस की। ये है क्वेश्चन। सर वो जूल पर मोल है? किलोजूल पर मोल। नहीं सर, वो 5 × 10⁻³ जूल्स, वाला। जूल्स है ये, जूल्स, अच्छा सिर्फ सिर्फ जूल्स ओनली। वही थोड़ा थोड़ा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिलियन एटम्स मतलब कितना होता है? 10⁻⁶ शायद। शाबाश, है ना। ये हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा है, पार्ट्स पर मिलियन में। अगर आपको याद हो तो जब पीपीएम हम कहते हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते थे। मिलियन मतलब 10⁻⁶। हो जाएगा क्या क्वेश्चन अब? कोई है जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे करना है? बोलो भाई, कोई विद्वान है जो बताना चाहेगा हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन? सर शायद सिंपली यूनिटरी मेथड लग जाएगा। हाँ बताओ ना, कैसे लगाना है बताओ। सर मतलब 10⁻⁶ एटम्स के लिए हमें गिवन दे रखा है उन्होंने सही एनर्जी। बात है, बिल्कुल। तो फिर किलो जूल पर मोल में पूछा है, तो मोल मोल के लिए हो जाएगा Na/10⁻⁶ हम्म। इंटू इंटू गिवन एनर्जी। हाँ, और उसको हमको ये जूल है तो हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ यस सर। हाँ सही कहा है तुमने, ऑलमोस्ट ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, यूनिट से रिलेटेड है। अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन मिलियन एटम्स, है ना, मिलियन मतलब इतने एटम्स आयोडीन के, है ना, आयोडीन के इतने सारे एटम्स को एक साथ हमको I- आयंस में कन्वर्ट करना है। तो उस इस ये प्रोसेस करने के लिए जो एनर्जी है वो इतनी खर्च हो जाएगी, मतलब इतनी इतनी रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये एनर्जी कितने एटम्स के लिए रिलीज हो रही है? 10⁻⁶ के लिए। यूनिटरी मेथड हो गया ना भाई। 10⁻, एक मिनट, 10⁻, पावर को मैं से कहाँ गया वो सिंबल, हाँ 10⁻⁶, 10⁻⁶ एटम्स के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 5 × 10⁻⁻13। सही बात है, -13 जूल्स। सही कह यस रहा सर। हूँ ना? बस ये इतने एटम्स के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, तो एक एटम के लिए कितनी लगेगी? एक एटम के लिए तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है इसको हम थोड़ी देर के लिए ई मान लेते हैं, इसको 10⁻⁶ से डिवाइड कर दो, ये आंसर आएगा आपका जूल में। आप फाइनली ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। क्योंकि जब आप आयोडीन को I- में कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप आयोडीन को I- में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आप इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो करोगे। तो ये बेसिकली आप बात तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कर रहे हो ना। यस सही सर। है। तो एक एटम के लिए अपन को पता चल गया। अब आपको यूनिट देखो, पर मोल मतलब आपको एक मोल एटम्स के लिए बताना है। तो एक मोल एटम्स के लिए हम कैसे बताएंगे? एक एटम आ गया, यूनिटरी मेथड आपने बचपन में पढ़ा है, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर एटम्स, Na एटम्स,
तो Na एटम्स के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? E by 10 to the power 6 into Na, राइट? यस सर। अभी ये एनर्जी किस में आएगी? जूल में। यूनिट पे ध्यान दो दोबारा, हमको किस में बताना है? किलो जूल में। अब क्या करें? अपॉन 10 to the power तो 1000 से -3 डिवाइड कर शायद। दो, है ना? ये आपका जूल में आया है। यस। इसको द मोमेंट यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस टर्म बाय 1000, द यूनिट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? किलो। जैसे ही आपने 1000 से डिवाइड किया, ये वैल्यू अब किलो जूल में कन्वर्ट हो गई है। तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। समझ में आया? आसान था ना क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ऐसे सिंपल सिंपल आते हैं, है ना? अकाउंट फॉर दिस चेंज। हाँ भाई, इसका रीजन सोचो। लार्ज डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिटवीन लिथियम एंड बेरिलियम। सर वही बेरिलियम एल्किली अर्थ मेटल है तो उसका हाफ फिल्ड होता है। हाफ नहीं फिल्ड, शायद हाफ फुल फिल्ड नहीं, फिल्ड होता है। फुलफिल्ड होता है एस सब फुल शेल्स, फिल्ड होता है हाँ। है ना? एस सब शेल जो फुल है फिल्ड उसका ऑर्बिटल। फुलफिल्ड होता है। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, है ना? लिथियम और बेरिलियम जो है, तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप का मेटल है ना? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, बेरिलियम इज राइट ऑफ लिथियम, है ना? तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज होता है कम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए तो भाई बेरिलियम की ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में डिक्रीज हो जाती है। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बेरिलियम की कम हो जाती है लिथियम से। तो ये जो कम होती है, इसका रीजन पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अपन ने इसका रीजन देख ही रखा है, ये तो एक्सेप्शन है ना? यहाँ पे जो सेकेंड ग्रुप के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो उसकी एफिनिटी बहुत कम होती है, राइट? तो यस बेरिलियम सर। की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी, लिथियम से कम होगी, है ना? उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एस सबशेल फुली फिल्ड रहता है। सही है ना? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये देखो, इसी बात को इन्होंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का ये है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो है लिथियम में ऐड हो सकता है, बट 2p ऑर्बिटल बेरिलियम में, वो 2p ऑर्बिटल में ऐड होगा, है ना? और जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इन्होंने यहाँ पे दूसरा रीजन दिया है, ये रीजन उतना सही नहीं है ना? आप इसका रीजन मत पढ़ना, आप वही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इन्होंने कम इंपॉर्टेंट रीजंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, शील्डिंग वगैरह, टाइटली बाउंड, है ना? अपन को उससे वो ज्यादा अच्छे रीजन नहीं है, बेटर रीजन वही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भाई कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया ना? क्योंकि ये टॉपिक ही इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स एक साथ आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता रहता है कि कौन क्या। ठीक है, सर एक डाउट सर। पूछो। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम जनरली एलिमेंट्स के लिए कांस्टेंट होती है या फिर किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर वगैरह? कांस्टेंट होती है। अच्छा मतलब ओके हाँ, सर। टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगी ऑफ कोर्स, लेकिन वो टेम्परेचर वगैरह का जो इफेक्ट है वो अपन
अपने लेवल पे नहीं कंसिडर करते, मतलब दोज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन हाई लेवल केमिस्ट्री व्हिच वी वोंट हैव टू डील विद, राइट? यस सर। तो उतने ज्यादा आगे का सोचने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपन को सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। सर मे बी इसलिए क्योंकि हमें खुद से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी होती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए टेम्परेचर इतना फैक्टर नहीं नहीं, वो इम्पोर्टेंस तो रखता। फिर ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में, जैसे नोबल गैसेस के केस में, यस सर। है ना? तो वो स्टेटमेंट मतलब ज्यादातर केसेस में सही है जो तुमने बोला, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट? तो हम उसको जनरलाइज ओके नहीं कर सकते। ओके सर। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर जगह इफेक्ट डालती है, खासकर बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना? बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ही सबसे बड़ा रोल रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का देखो बेसिक मतलब क्या होता है, ये शायद मैंने पहले भी कहीं कहीं पे समझाया है ना? मैं दोबारा पहले तो इसको आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज में जाएंगे, है ना? फिर हम टेक्निकल डेफिनेशन पे जाएंगे, किताबी डेफिनेशन पे जाएंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिंपल सी बात है कि जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। अभी हमने ये पढ़ा कि दो एटम्स अगर अलग अलग हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होती है। सही कह रहा हूं क्या? दो एटम अगर अलग अलग यस सर। हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस अलग सर। अलग होगी, ठीक है? क्योंकि हर चीज अलग यस। अलग होती है, साइज अलग है, न्यूक्लियर चार्ज अलग है। तो अब वही बात है कि जैसे ये वाला जो एटम है और जो ये एटम है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है। तो एक मिनट रुको, हम ए बी से अच्छा कोई एटम ही कंसीडर कर लेते हैं तो ज्यादा हमको बेटर समझ में आएगा। जैसे ये मान लो हाइड्रोजन एटम है और ये हमारा क्लोरीन एटम है ना? हाइड्रोजन एटम में वैलेंसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका वैलेंसी शेल है। क्लोरीन एटम में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में और तीसरे ऑर्बिट में, है ना? ये 3 ऑर्बिट होते हैं क्लोरीन एटम के। ये वाला जो ऑर्बिट है ये इसका वैलेंसी ऑर्बिट होता है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? ठीक यस है। सर। अब हमने HCl मॉलिक्यूल पढ़ा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये सेम चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करेंगे। ये HCl का मॉलिक्यूल होता है जिसको हम इस तरह से बॉन्ड के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक है? तो अब होता यह है कि इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये क्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से भी शेयर्ड है, और हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन से भी शेयर्ड है, राइट? बॉन्ड का मतलब यही है, बॉन्ड का मतलब उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एग्रीड? यस। तो जो हाइड्रोजन का ये एटम है वो क्लोरीन के इस एटम के साथ, क्लोरीन के सॉरी एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप्ड रहता है, शेयर्ड रहता है, राइट? तो इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखाते हैं। एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा बीच में सर लाते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर सर वो आपने टर्म यूज किया था ओवरलैप, वो कैसे मतलब? मैं वही बता रहा हूँ, ये जो ऑर्बिट है ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ना, और इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी जो बाहर वाला ऑर्बिट है हम इसको थोड़ा सा खींच के थोड़ा मैदान में लेके आते हैं बीच में, है ना? तो इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो इस ऑर्बिट को तो अब हम हटा देते हैं क्योंकि हमने थर्ड ऑर्बिट क्लोरीन का यहाँ पे बना दिया। एक सेकेंड। तो अब देखो जो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है उनको देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से ऐसे शेयर्ड होता है। मतलब ये ऑर्बिट थोड़ा सा इसके ऑर्बिट से ओवरलैप करेगा, है ना? इसका हम ओवरलैपिंग थोड़ा और अच्छे से दिखाएं तो ये ऑर्बिट इस तरह से आएगा, मतलब इससे टच होते हुए, ठीक है? तो यस सर। सर ये जो एग्जैक्टली टच होता है कि थोड़ा एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट भी होंगे?
मतलब एक्चुअली ये बात ये है कि एक्चुअल में ऑर्बिट नहीं एग्जिस्ट करते। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल, राइट। तो ऑर्बिटल में क्या होता है कि ये तो खैर हम ये डायग्राम समझने के लिए बनाते हैं। अब जैसे मैं असली में अगर ऑर्बिटल बनाने पे आऊं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। मतलब ये यस थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन है ऑर्बिटल वाला, तो इसलिए ऑर्बिटल वाला डिस्कशन जनरली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में है जो कि स्फेरिकल होता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल टॉपिक पढ़ लिया हो, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में कहीं भी हो सकता है। और क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे हम? 3s2 3p5, राइट। यस सर। थर्ड ऑर्बिट में ऐसे ही जाएगा ना, एस में 2 जाएंगे, पी में 5 जाएंगे। तो जो पी 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 ऑर्बिटल जो है, ये पी ऑर्बिटल कैसे कैसे होते हैं? डंबल शेप के होते हैं, यस सर। है ना। तो 3 पी ऑर्बिटल 3 टाइप के, मतलब 3 डंबल होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, राइट। तो उनमें से ऐसा कोई एक डंबल होगा ये, ठीक है। इस एक डंबल के अंदर का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये रेड वाला, ये कॉमन रीजन में आ जाएंगे दोनों। मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा डायग्राम को ध्यान से। ये दोनों ऑर्बिटल में कॉमन रीजन दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन के 1s में, और पिंक रीजन में यस ये सर। जो मैंने शेड किया ये कॉमन रीजन है। यस सर। तो इस कॉमन रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ओके सर। है ना। तो अब वही है कि सर खैर यही ओवरलैप है मतलब। हाँ, इसी को ओवरलैप कहते हैं। एक ऑर्बिटल जो है वो दूसरे ऑर्बिटल में घुस गया, उसी को ओवरलैप कहते यस हैं, सर। ठीक है। अब बात ये है कि ऑर्बिटल डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसलिए इसको समझाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सिंपल ऑर्बिट से इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि ये ऑर्बिट उस ऑर्बिट से ओवरलैप करेगा या उसको टच करेगा, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट ये है जो हमें डिस्कस करना था कि हम इलेक्ट्रॉन उसकी बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, सॉरी। तो जब हमको ये समझ में आया कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक कॉमन रीजन आता है जिसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो ये जो ओवरलैप्ड रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है किसी एक की तरफ ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे किसी एक की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है ना दोनों एटम की, हाँ यस सर। है ना। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग है। अब जैसे मान लो ये रेड वाला एटम हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्लोरीन का है, सॉरी, रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ यार, तब थोड़ा बेटर विजुअलाइजेशन होगा। ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को बिलोंग करता है, और ये ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन को बिलोंग करता है। तो ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन को बिलोंग करता है, तो ये तो इसका है। लेकिन जो ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के लिए तो एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन हुआ ना। यस सर। तो अब बात वही आती है कि भाई क्लोरीन जो है इस फॉरेन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही होता है कि एक न्यूट्रल एटम के सामने यस। अगर आपको इलेक्ट्रॉन रखोगे तो वो एटम उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। यस सर। और हाइड्रोजन एटम के लिए ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक फॉरेन इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर इन विच बोथ द एटम्स विल ट्राई टू पुल these electrons towards themselves। यस सर। यस। तो इसको जब हम ये तो चलो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गए, जब हम इसको सिंपल डायग्राम के पे दिखाते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डेड पेयर में आ रहे हैं, है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये एग्जैक्टली बीच में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क होता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, इस केस में क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो सर ये ये आपने को ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बताया था ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बताया था, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है ना। यस सर।
तो ये इसकी एक्चुअल वो होती है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। ठीक है, तो इसको फिर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस ऑब्जर्वेशन को फिर हम ऐसे बोलते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है, देखो अब हम लैंग्वेज पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच के खुद को नेगेटिव कर लेना, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के खुद को नेगेटिव कर लेने की एबिलिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है। मतलब अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव करने की मेरी एबिलिटी ज्यादा है। तो वर्ड सर समझ ये में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बोल रही हो क्या? यस सर। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जनरली ज्यादा होती है। हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर इसमें एक्सेप्शन आएगा, लेकिन जनरली ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में थोड़ा सा फर्क ये है, जो स्लाइड डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात करते हो, है ना, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है। यस सर। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो टर्म है वो जनरली बॉन्डेड सिचुएशंस में यूज होता है। ठीक है, जहां पे बॉन्ड बन रहा है वहां पर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म की बात करते हैं। फर्क समझ में आ रहा है, क्या क्या फर्क है दोनों में? कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाँ देखो, मैं डेफिनेशन पहले तुमको बता देता हूँ, फिर मैं दोनों में डिफरेंस भी हाईलाइट कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से, जो बॉन्ड पे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन तो शेयर्ड होते हैं दोनों एटम में, राइट? यस सर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। सीधी सी बात है कि भाई जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा शेयरिंग उसी में तो होगी ना, है यस ना। सर। तो ये जो सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो टर्म है वो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में जब शेयरिंग होती है उस सिनेरियो में एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब कोई एटम अगर अकेला पड़ा हो, वो किसी से बॉन्डेड भी नहीं हो, उसके सामने अगर कोई रैंडम इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको भी खींच सकता है, उस टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला गया है। ठीक है, यस यस। मतलब समझ में आ गया ना। एक कोई लावारिस इलेक्ट्रॉन अगर पड़ा हो, मैं उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लूं तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। और मेरे सामने अगर कोई दो, मतलब अगर कोई टग ऑफ वॉर गेम चल रहा हो और उसका मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लूं तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। यस सर। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी ये डेफिनेशन है ना। अब हम आगे देखो, इसमें आगे चीजें देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हाइयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइज करने में जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने में जितनी मेहनत लगेगी, और इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन मतलब एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी हाई है उतनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी हाई होगी, राइट? यस सर। ठीक है, तो ये लाइन तो सिंपल है। फिर देखो अगले लाइन में क्या कहा गया है, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ने से ये चीज तो होगी, सही बात है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सब लोग पढ़ के देखो, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। सर ऐसे कन्वीनियंस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी समझ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है दोनों। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन आएगा ना, इसलिए उसको सेम, सर वही इसलिए उसको कही। अलग रखा गया यस सर। है ना। तो ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस। फिर आगे देखो, विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। ये भी अगेन सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा स्टेटमेंट है, इसको भी पढ़ के देख लो।
कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। शाबाश। अगला वाला पॉइंट देखते हैं। देखो, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द एलिमेंट हैज हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजिंग पावर। ये जो पोलराइजिंग पावर वाली बात ये कर रहे हैं, ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, है ना। पोलराइजिंग पावर एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको अपन यहाँ पे इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में जब पोलराइजेशन टॉपिक आएगा तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो। बाकी इसका जो कंक्लूजन है, ये पोलराइजिंग पावर तो एक रीजन है, जो कंक्लूजन है वो अपन को पता है कि जब चार्ज जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी क्या, बताओ। यस सर। तो जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, राइट। यस सर। So we can say that charge on cation should be directly proportional to electron negativity of atom, है ना। यस सर। तो ये सब तो आसान चीजें हैं, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये जो फैक्टर है ना, ये भी अभी आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी दोबारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में रिपीट होगा, तो हम इसको वहां पे देखेंगे, ठीक है। ओके सर। फिर अगला जो है ये इंपॉर्टेंट है यार, है ना। ये वैल्यूज अगर आपको याद हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो है वो ये बस टेबल इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपको कभी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यूज आप याद रख लो, है ना। इसका कहीं कहीं पर आपको फायदा हो जाता है। तो अब सर ये सर टेबल बस नोटबुक में बना ले। हाँ दिग्विजय बोलो। दिग्विजय तुम कुछ कह रहे थे, पूछो। और सर ये नोटबुक में बना ले टेबल। नोटबुक एक मिनट रुको, मैं अभी बनवा दूंगा। नमामि तुम क्या कह रही थी, पूछो। सर मतलब इतने ही याद रखने की जरूरत हाँ, है। बस इसमें इंपॉर्टेंट वाले दिए, इतने ही याद रखना। पूरे तो याद रख भी नहीं पाएंगे यार, पॉसिबल नहीं है पूरे तो, है ना। इतने में ही काम यस। हो जाता है। तो देखो इसको किस तरह से आप याद रख सकते हो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न बना के बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में कम दिक्कत हो। देखो ध्यान से देखना, पहले देख लो फिर बना लेना। लिथियम से लेकर ये यहाँ पर इन्होंने सेकेंड पीरियड की बात की है ना। सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में देखो कौन कौन से एटम आते हैं। लिथियम, है ना, ये हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। ये सेकेंड पीरियड का पहला एटम है लिथियम। फिर दूसरा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में है नियॉन, नोबल गैस। ये सारे जो एटम्स हैं ये सेकेंड पीरियड के एटम्स। जगह कम पड़ी, एक सेकेंड, नीचे क्यों जा रहा है ये जो सारे एटम्स हैं ये सेकेंड पीरियड के एटम्स हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, और इसमें जो एटम्स दिए हुए हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन के नीचे आता है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन, राइट। तो इतने एटम्स हैं जिनका हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसमें आप कैसे याद रख सकते हो। तो पहली चीज एकदम ध्यान से देखना, जो सेकेंड पीरियड का पहला एटम होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है 1, है ना।
और लास्ट एटम की वैल्यू होती है 4, मतलब ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन जो है उसकी वैल्यू होती है 4। ये जो है नियॉन, ये तो नोबल गैस है, तो इसके ये इसका इनका तो बिहेवियर अलग होता है हर चीज में, तो इनको हम नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। तो जो लास्ट हेलोजन है उसकी वैल्यू होती है 4। अब यहाँ पर आप 0.5 बढ़ाते रहो, 0.5 का इंक्रीमेंट करते रहो, तो बेरिलियम की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 1.5, यस सर। है ना। बोरॉन की कितनी होगी? 2, है ना। कार्बन की कितनी होगी? 2.5, 2.5। ठीक है। नाइट्रोजन की कितनी होगी? 3, 3। ऑक्सीजन की होगी 3.5, और ये पहुंच गया फ्लोरीन पे, है ना, फ्लोरीन की होगी 4। मतलब कुल मिला के आपको करना ये कि लिथियम के नीचे आपको 1 लिखना है और बस 0.5 बढ़ाते रहो हॉरिजॉन्टली 4 तक। ये हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक एटम का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक्सेप्शनली इसकी वैल्यू होती है 2.1। तो इसका मतलब ये आता है बोरॉन और कार्बन के बीच में, है ना। 2 और 2.5 के बीच में आएगा 2.1, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सिमिलर पैटर्न है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। वैल्यूज आपको दिख रही है बढ़ते हुए? सही कह रहा हूं ना? ये लॉजिक तो सेम है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, यहां तक तो ठीक है ना। यस सर। तो अब ये हाइड्रोजन के वैल्यू 2.1 होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन और कार्बन के बीच में होती है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को बीच में लिखा है। इसको आप एक्सेप्शनली याद रखना, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, बाकी आइटम्स को आपको कैसे याद रखना है। आप लोगों ने किसी ने शतरंज खेली है कभी, चेस? यस सर। उसमें घोड़ा ढाई घर चलता है, ये पता होगा शायद, है ना। यस सर। तो जैसे ये मान लो ये आपका हॉर्स है, तो 2.5 स्टेप्स जो है वो इस तरह से शतरंज में, मतलब चेस में एग्जीक्यूट की जाती है कि यू मे गो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 1 स्टेप डाउनवर्ड, राइट। सो दिस न्यू पोजीशन विल बी द 2.5th पोजीशन। ऐसे ही करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अपन को कुछ कुछ वैसे ही करना है। देखो ये पहली पोजीशन, मतलब ये मान लो ये अपना यहाँ पर हॉर्स है, तो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, और ये हम आ गए उसके नीचे फॉस्फोरस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2.1। सही है। यस सर। अब ये सेम हॉर्स वाला जो मूवमेंट है ये अपन को यहाँ पर भी करना है कार्बन के साथ, है ना। आपका जो हॉर्स है अगर वो मान लो कार्बन पे रखा है, तो वो 2.5 घर चलने के बाद सल्फर पे आएगा, तो कार्बन की वैल्यू कितनी है? 2.5, तो सल्फर की कितनी हो जाएगी? 2.5। 2.5, ठीक है। फिर सल्फर के बाद आयोडीन की वैल्यू भी 2.5 होती है, ठीक है। देखो जो पैटर्न है वो कैसा है कि ये जो यहाँ सल्फर पे आपका हॉर्स आया, इसके बाद ये और आगे जाएगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये यहाँ पे जाएगा वर्टिकली, क्योंकि यहाँ पर तो एटम ही नहीं है, मतलब हमें बस इतने एटम्स का याद रखना है। तो ये यहाँ पर तो एटम ही नहीं है, तो ये यहाँ पर तो जा नहीं सकता, तो ये 2.5 घर कैसे चलेगा? 1, फिर ये 2, और ये यहाँ पर 2.5 पोजीशन ये हो जाएगी, क्या सल्फर के रिस्पेक्ट में? यस सर। तो फिर से आयोडीन की वैल्यू कितनी होगी? 2.5। सही है। यस सर। तो ये आपका हो गया आयोडीन। अब आते हैं अपन नाइट्रोजन पे, है ना। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 3। तो फिर से वही 2.5, चलो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन की वैल्यू कितनी आएगी? 3, राइट। तो क्लोरीन की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से जो ये वाले एटम्स हैं इनको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जो हॉर्स का मूवमेंट है उससे, है ना। अब बाकी जो आपको रटना पड़ेगा प्योरली, अब वो वैल्यूज में ऐसे ऑरेंज से लिख देता हूँ,
जो ब्रोमीन की वैल्यू है वो 2.8 आती है ना। ब्रोमीन की वैल्यू 2.8 आएगी और नियॉन की वैल्यू आएगी 0.9। ठीक है, तो बेसिकली मतलब बाकी हर चीज तो लॉजिकल है, बस आपको जो तीन चीजें रटना है वो कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमीन का 2.8 और नियॉन का 0.9। अच्छा, इसमें ब्रोमीन का भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो आपको क्लोरीन और आयोडीन की याद है, क्लोरीन की 3 और आयोडीन की 2.5, दोनों का एवरेज ले लो, कितना आएगा 2.75। तो यस सर। अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आ रही है ना, तो 2.75 भी अगर आपको याद है ना, तो उससे भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, मेनली आपको ये दो वैल्यूज याद रखना है, 2.1 और 0.9, है ना। पैटर्न आपको समझ में आ गया ना, हॉर्स मूवमेंट का रिलेशन कहाँ कहाँ पर है। देखो, उसको हम किसी दूसरे कलर से बता देते हैं, जैसे एक तो ये कार्बन और फॉस्फोरस, नहीं सॉरी ये गलत बना दिया अपन ने, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस आएगा ना, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। तो जब हाइड्रोजन और फॉस्फोरस आ गया तो फिर अगले एटम्स पकड़ लो, कार्बन और सल्फर। ठीक है, कार्बन और सल्फर, सल्फर और आयोडीन। ठीक है, फिर कौन सा बचा, नाइट्रोजन और क्लोरीन। दिख रहा है। सर इनकी न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा क्या? नहीं नहीं, इनका न्यूमेरिकल में यूज नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ऐसा होता है कि भाई कौन सा एटम कैटायन बनेगा और कौन सा एनायन बनेगा, मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, इस चीज का आगे यूज होता है। जैसे मान लो HCl है, तो जब भी HCl अगर ब्रेक होगा ना, तो ये कैटायन बनेगा H+ और ये एनायन बनेगा Cl-। ये बात, इस बात से तो एग्री करते हो ना। कभी भी उल्टा नहीं हो यस सर। सकता कि ये H- बन जाए और ये Cl+ बन जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये चीज अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सर ये वो चीज हम, एक्सेप्शन होता है ना, लेकिन H- वाला। वो तो फिर एल्कली मेटल्स के साथ होता है ना। हाँ सर, वही तो मतलब। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो अपन को तभी पता चलेगा जब अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो किसकी ज्यादा है। जब ये यस एल्कली सर। मेटल्स के साथ आते हैं तो एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है और हाइड्रोजन की ज्यादा हो जाती है। जैसे ये देखो ना, लिथियम हाइड्राइड LiH, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना 1, और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो जिसकी यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यस सर। तो मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक होगा, कौन बनेगा कैटायन कौन बनेगा एनायन, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पता चलता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसकी कम है ना। तो इसलिए हमको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ती है। वैल्यूज याद रखने से हमको कई बार ये पता चल जाता है कि कौन कैटायन बनेगा और कौन एनायन बनेगा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन ये वैल्यू से आप कंपेयर कर पाओगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एनायन बनेगा, तो दूसरा वाला कैटायन बनेगा, अगर आप दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो तो। बात समझ में आ रही है। यस सर। यू समझ में आ गया ना इसका। सर जैसे मान लो आप ऑक्सीजन और क्लोरीन में कोई यस कंपाउंड बना रहे हो, जैसे मान लो आप OCl कोई कंपाउंड बना रहे हो, कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड है OCl, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ये डबल बॉन्ड आ गया। अगर आपको इसको ब्रेक करना है ना, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। 3.5 ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो जब ये कंपाउंड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे +2 चार्ज आएगा। समझ रहे हो, ये इस चीज का एप्लीकेशन होता है यस सर। है ना। तो बस ये, बाकी मैंने लॉजिक थोड़ा सा पैटर्न बना के तो आपको बता दिया किस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब बना लेना आराम से, है ना। बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर डिस्कशन। सर डिस्कशन भी नेक्स्ट क्लास में क्या? हाँ अभी तो यार काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में ही कर लेते हैं। फिर अपन ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर लेंगे, है ना। यस सर। स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लेंगे, मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना कि सर डिस्कशन करना है पहले, क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग है। फिर अपन मूव ऑन करेंगे अपने चैप्टर से। नेक्स्ट क्लास में ये शायद खत्म ही हो जाएगा चैप्टर, बचा नहीं है ज्यादा अब। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।